बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आज हम वो सारे प्रश्न करेंगे जो बीपीएससी चाहे वो टीआरई 1 हो या फिर टीआरई 2 हो जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आज हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत कटिबंध में आता है। तो यहाँ पे देखिए शीत कटिबंध होता क्या है, जब आप इसे मैप में देखेंगे, सबसे पहले मैप भी देख लेते हैं। तो ये है मैप और ये जो मैप है वो 6 क्लास के ज्योग्राफी जो किताब है उससे चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो आप ये कर्क वृत्त है, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे ये मकर वृत्त है और ऊपर वाला ये कर्क यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक है और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो ये है ये मकर वृत्त है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला जो पोर्शन है यानी कि कर्क रेखा से और मकर रेखा से इस वाले पॉइंट में हमेशा जो सूरज की रोशनी है वो सीधी पड़ती है और इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात भी होती है। क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग हाई टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर की तरफ बढ़ता है और इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इधर इस वाले एरिया में ये आप जो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इस वाले पार्ट में तिरछी सूरज की रोशनी पड़ती तो है पर वो तिरछी पड़ती है, इसलिए इसको समशीतोष्ण कहते हैं। और इस वाले में तो सूरज की रोशनी दूर दूर तक जा ही नहीं पाती है और इसलिए यहाँ पे उत्तरी उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। और उसी तरीके से दक्षिणी ध्रुव के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। और इसलिए इतना यहाँ पर 6 महीने के दिन होने के बावजूद भी क्या होता है कि यहाँ पर जो बर्फ है हमेशा जमी हुई रहती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है। तो अब चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एक बार आपको ये बता दें, ये ऊपर वाला है इस वाले सर्कल को 86.5 डिग्री जो उत्तरी है इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। कौन सी? आर्कटिक सर्कल। और उसी तरह से ये वाला जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। क्या? अंटार्कटिक सर्कल। इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। 66.5 डिग्री दक्षिणी। चलिए अब अपने क्वेश्चंस की ओर देखते हैं कि किस तरीके यहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि 66.5 उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच क्षेत्र हैं। यहाँ पे शीत कटिबंध यानी कि शीत कटिबंध की पूछा है। तो शीत कटिबंध का पूछा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं ये हो गया हमारा ग्लोब और इस वाले ऊपर का क्षेत्र को यानी कि इस वाले ऊपर के क्षेत्र को और इस वाले नीचे के क्षेत्र को यानी कि ये नॉर्थ और ये साउथ, इन दोनों को बारे में यहाँ पे पूछ रहा है क्योंकि यहीं पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 66.5 डिग्री, कितने? 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ के बारे में बात करें, बिल्कुल सही है। उत्तरी ध्रुव, ये भी उत्तरी ध्रुव है तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो सही है। अब बी देख लेते हैं सॉरी। दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66 डिग्री अक्षांशों के बीच। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो होगा ये हो गया इक्वेटर और यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला आपका हो गया 23.5 डिग्री जिसे कहते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और 66 डिग्री यानी ये कह रहा है कि इसके बीच में, तो इसको बीच में तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अगला ऑप्शन सी पूछा है दक्षिण ध्रुव यानी कि दक्षिणी ध्रुव ये वाला हो गया। और अंटार्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक ये वाला अंटार्कटिक वृत्त, क्या अभी अभी मैंने आपको बताया ये वाला किसको कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर भी शीतोष्ण होता है, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है और यहाँ पर भी 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट भी सही है। तो यहाँ पे ए और सी दोनों ही सही है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बीपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको यहाँ पे नॉलेज बेस्ड होना चाहिए और पूरी तरीके से आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को कर पाएंगे। और इस पॉइंट में देखिए क्या क्या है कि ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती है जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पर 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं। धरातल पर वातावरण को गर्म नहीं कर पाता है। कहने का मतलब 6 महीने तक दिन होती है लेकिन फिर भी जो धरातल पर सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पड़ती है, ना ही तिरछी पड़ती है, जिसके कारण जो है वहां पर बर्फ जमी हुई रहती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है और इसी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? शीत कटिबंध की पेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव में क्षेत्रों में सालों भर ठंड रहती है और यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि ग्लोब पर वो स्थान बताइए जहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आंसर हो जाएगा।
चलिए चलते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जहां से आपको ऑथेंटिक चीजें कराई जाती है एनसीईआरटी बेस। और पिछले हमारे कोई सा भी वीडियो उठा के देख लीजिए, वहां से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न पूछा कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 और 1856 हुआ था। तो आप सभी जानते हैं सिद्धू और कानू जो मुख्य थे यहाँ पर, वो 1855 और 1856 के विद्रोह संताल विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला तो थे नहीं, राजकुमार शुक्ला जो थे सॉरी, ये 1817 ईस्वी में ये महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित इन्होंने 1800 नहीं 1917 में ये चंपारण आने के लिए इन्होंने राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को प्रेरित किया था। कब? 1917 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोई सा भी नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ई। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन थे। तो यहाँ पे देखिए संथाल रिवेलियन जो थे टुक प्लेस ड्यूरिंग द लॉर्ड डलहौजी, यानी कि जो संथाल रिवेलियन संथाल विद्रोह जो हुआ था उस समय जो थे हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। और 1848 से लेकर 1856 इनका टर्नओवर था। राजमहल हिल जो कि झारखंड में है, लीड बाय द सिद्धू और मांझी, इनका जो लीड कर रहा था, इस वाले को जो लीड कर रहा था वो सिद्धू और कानू थे। संताल अपराइजिंग टुक प्लेस ड्यूरिंग द 1855 और 1856, यानी कि संताल द संथाल्स आर द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। जो ये जो संथाल है ग्रुप भारत में लार्जेस्ट ट्राइबल है, कहाँ पर? इंडिया में। फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये झारखंड में और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में संथाल पाए जाते हैं। संथाल रेवेलियन लीडर सिद्धू कौन थे? सिद्धू थे, कानू थे, चंद भैरव थे। इन पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से इस वाले प्रश्न में कई सारे पूछे जाते हैं। कौन कौन? सिद्धू, कानू, चंद भैरव, ये जो मुख्य लोग हुआ करते थे, सिद्धू, कानू, चांद भैरव, ये ही थे संताल विद्रोह का जो लीड कर रहे थे। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और भारत के कौन कौन से राज्य थे? तो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा हुआ करते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर यह है, 5 मार्च 1931 को सही महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपको बताना है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी थी। तो गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला है कि देखिए 6 अप्रैल 1929 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पे देखिए चंपारण सत्याग्रह, या आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1930 में बारे में बात कर रहा है कि नमक सत्याग्रह जब हुआ था 1930 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा करके, दांडी से साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा करके 1930 में नमक कानून को तोड़ा था। और वही कह रहा है कि जो बिहार के चंपारण है वहां पर नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिपिन बिहारी वर्मा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पे देखिए क्या है, नमक मार्च जिसे दांडी, इस पॉइंट को याद रखिएगा, जिस नमक मार्च को ही दांडी मार्च कहा जाता है। और भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक कर के खिलाफ महात्मा गांधी ने अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था, जो कि 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से शुरू किया था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरू किया था और ये कहाँ तक चला था? दांडी तक चला था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, कब? कि 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू किया था और ये 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी। और इसी को नमक मार्च या फिर दांडी मार्च के भी नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी तक। अगर एक पॉइंट याद रखिएगा, टोटल कितने अनुयायियों के साथ गए तो 78 के साथ गए थे, प्लस में एक महात्मा गांधी भी थे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि बिहार में नमक सत्याग्रह 15 मार्च 1930 यानी 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण में शुरू किया गया था। अगर बिहार में नमक की बात करें, नमक सत्याग्रह की बात करें, तो 15 अप्रैल सारण और चंपारण में शुरू किया गया था। पटना में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन 16 अप्रैल 1923 को हुआ था, जिसमें कि स्वयं सेवकों ने पटना शहर में मंगल टैंक के पास नखास पिंड की ओर प्रस्थान किया और नमक निर्माण कर द्वारा नमक कानूनों को उल्लंघन के स्थान के रूप में चुना गया था। स्वयं सेवकों ने पुलिस पर अत्याचारों ने नमक कई घायल कर दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो अभी यहाँ पे स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो यहाँ पे हमारे जो आंसर हो जाएगा, पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, 24 सितंबर 1932 की ये बात थी।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कुंवर सिंह जो थे, तो बाबू कुंवर सिंह ये एक किसान हुआ करते थे, और किसान ही छोटा-मोटा नहीं, ये बहुत बड़ा जमींदार हुआ करता था, और इन्हीं के नेतृत्व में जो 1857 के बिहार में नेतृत्व किया गया था, ये बाबू कुंवर सिंह थे। और इन्हीं का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था अमर सिंह। तो दोनों भाई मिलकर इन्होंने बिहार के जो ये बिहार में इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से कुछ पॉइंट को आप देख सकते हैं कि कहाँ से। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से बहादुर शाह दुत्ते और जफर बख्त खान के नेतृत्व किया था, जो कि 11 मई में। अगर ये पूछ लिया जाए कि 1857 की जो क्रांति है वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो वो 10 मई से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? तो यूपी के मेरठ जिले से। कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब तात्या टोपे थे, जो कि 5 जून 1857 के हैं। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरतमल और बिरजीस कादिर थे। और झांसी ग्वालियर की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। जगदीशपुर की बात करें तो कुंवर सिंह और अमर सिंह। यहाँ पे जो जगदीशपुर है ये कहाँ पे है? तो बिहार में है। और यहीं से कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह, जो कि 12 जून 1857 में इन्होंने नेतृत्व किया। और इनके जो दमनकर्ता थे वो थे विलियम टेलर और विसेंट आयर थे। विलियम टेलर, आप यहाँ याद रखिएगा, टेलर क्या होता है? कपड़े सिलने वाला। तो विलियम टेलर और विसेंट आयर थे। फैजाबाद की बात करें तो मौलवी हमदुल्ला, जून 1857, जो कर्नल नील थे। इलाहाबाद लियाकत अली, और इलाहाबाद जो थे वो इलाहाबाद से लियाकत अली, 6 जून 1857, जो कर्नल नील। और बरेली की बात करें तो खान। यहाँ पे अगर फतेहपुर की बात करें तो अजीमुल्लाह, जो कि 1857 में जनरल रेडर्न के दमनकर्ता हुआ करते थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जो स्क्रीन पे है, कह रहे हैं कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये हसरत मोहानी ने दिया था, और इन्होंने इसकी रचना की थी। यहाँ पे देख सकते हैं जो इनकलाब जिंदाबाद है, ये नारा 1921 ईस्वी में उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिसे मौलाना हसरत मोहनी के द्वारा बनाया गया था। और यह 1920 के दशक के अंत में भगत सिंह और 1900 देखिए भगत सिंह जो 1907 से लेकर के 1931 तक रहे थे, और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, उन्हीं को 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई थी। और द्वारा यह हिंदुस्तान जो ये थे, यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का अधिकार नारा भी था। HSRA, यहाँ पे HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का ये भी नारा हुआ करता था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बुक्स भी हैं। तो देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी का है। और करो या मरो महात्मा गांधी। सत्यमेव जयते की बात करें तो पंडित मदन मोहन मालवीय। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं बाजू कातिल कितने। यहाँ पे देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो इनकी जो नारा है राम प्रसाद बिल दिया था। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहनी। और जय हिंद के नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुझे ठीक आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और सत्यमेव जयते की बात करें पंडित मदन मोहन मालवीय। सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस तरह आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, साइमन गो बैक की नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरीके से यहाँ से इस पॉइंट को आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला अब प्रश्न देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगापुर से। सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था? तो देखिए 6 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के एक बड़े मैदान, ठीक है, पडांग में अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो मार्च टू दिल्ली का भाषण दिया था। यह भाषण भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के लिए हथियारों का आह्वान था, जिसे बोस ने जापानियों की मदद से बनाया था। INA भारतीय युद्ध बंदियों से बना था, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध आह्वान दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो अभी अभी हमने देखा सिंगापुर से, जो कि अभी UGC नेट 2000 पेपर 2 में 20 जून 2019 में से पूछ लिया है।
अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नागपुर सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था। अगले यहाँ पे बात कर लेते हैं दिसंबर 1920 में तो नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था। इस सत्र के में चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य जी थे नागपुर के अधिवेशन में, और यहीं पर असहयोग आंदोलन का समर्थन हुआ था। और 1920 में गांधी जी ने निम्नलिखित कारणों के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध में यह असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। तो इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि यहाँ पे पूछा गया, असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो यहाँ पे अभी अभी हमने देखा कि कांग्रेस के 1920 में जो नागपुर का अधिवेशन हो रहा था वहीं पर इसे असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। अगला एक प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ एक ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो बेलगांव अधिवेशन है 1924 में महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि ये बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ये नमक सत्याग्रह आंदोलन होगा, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा किया था। कब? 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। 12 मार्च से ये शुरू हुआ था और 6 अप्रैल जो है दांडी 6 अप्रैल में दांडी पहुंचकर नमक को सत्याग्रह को कानून को तोड़ दिया था। दांडी मार्च, अब ये दांडी मार्च को नमक मार्च के भी नाम से जानते हैं, ये दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी ने नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा का समर्थन किया था, और ये 12 मार्च को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से ठीक है अरब सागर के तटीय दांडी तक 241 मील की यात्रा किए थे। तो इस पॉइंट को, सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा कि दांडी मार्च नमक मार्च और दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी अभी हमने देखा ये है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, जिसे हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कब शुरुआत हुआ था? तो ये दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था। अगला प्रश्न ये पूछा कि 1857 का क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह किया था? तो अभी हमने देखा, तो आंसर हो जाएगा हमारा कुंवर सिंह। इसके बाद स्वराज मेरा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक AIF एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी थी जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मार्च 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन भी हुआ था। एक अगला प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की थी? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था। कब दिया था? उन्होंने यह नारा 1916 में जो बेलगांव अधिवेशन में दिया था। अवध, ये बेलगांव अधिवेशन 1916 में नहीं हुआ था, ये कानपुर में हुआ था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये बेलगांव तो बेलगांव तो कर्नाटक में होना था, जो कि 1924 में, और ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था एकमात्र। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र और अन्य अवध के किसान सभा की स्थापना की थी। किसने किसान सभा की स्थापना किसके? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और अवध के किसान सभा की स्थापना की गई थी। अवध मतलब बिहार किसान सभा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑल इंडिया किसान के पहले अधिवेशन कौन थे अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये देखिए, सबसे पहले ऑल इंडिया सभा का जो अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था, कानपुर में हुआ था, और इनकी जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे हुआ थे सहजानंद सरस्वती हुआ करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था, और अखिल भारतीय किसान सभा को ऑल इंडिया किसान सभा के रूप में भी जाना जाता है, और स्वामी सहजानंद सरस्वती सभा के प्रमुख थे। इस संघ के सचिव NG रंगा थे।
दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए पूछा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का संगठन किसने किया था। बिहार प्रांतीय अभी देखिए बीपीएससी 65 में से पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद, ये बिहार ने, ये तो ऑल इंडिया किसान सभा का था। राम सुंदर सिंह ये नहीं, और ये गंगा शरण सिंह और राम सुंदर सिंह, और ये रामानंद मिश्रा। तो अभी अभी हमने देखा था यहाँ पे देखिए, जो अवध मतलब बिहार की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र ने की थी, बाबा रामचंद्र। तो यहाँ पे देखिए बाबा रामचंद्र कौन है, चंद्र, ठीक है, रामानंद मिश्रा। तो आप यहाँ पे देख चुके हैं कि ये वाला जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, जो कौन थे, बाबा रामचंद्र। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबा रामचंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा कि आनंद मठ की रचना किसने किया था। तो यहाँ पे आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, आनंद मठ की रचना। और आनंद मठ के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक मूल रूप से 1882 में लिखी गई थी। आनंद मठ का अकाल चंगुल में स्वतंत्र पूर्व संघर्ष की पृष्ठभूमि और इस प्रेम में फंसे मानव जीवन की उथल पुथल की पाठक को वापस बंगाल में ले जाता है और बांग्ला भाषा और भारतीय साहित्य के सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी प्रसिद्ध आनंद मठ, अभी जो 1882 में लिखा गया था आनंद मठ, ये अकाल के चंगुल में स्वतंत्रता पूर्व संघर्ष के पृष्ठभूमि के समय के ये बताता है। ये बांग्ला आनंद मठ के लेखक कौन है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला यहाँ पे पूछा है कि भारतीय महाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था। उत्तर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा अब्दुल गफार खां हो जाएगा। उत्तर पश्चिम की बात करें तो इस तरह से अगर आप मैप में देखेंगे, ठीक है, तो ये मैप में यहाँ पे आप इस तरह से देख पा रहे हैं, तो इस वाले पार्ट का कह रहे हैं तो उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पे हो जाएगा अब्दुल गफार खां। कौन सा, अगला प्रश्न ये पूछा है कि कौन सा स्थान खाजा नमक मिष्टान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा सिलाव, ये जो बिहार में है सिलाव, और यहाँ के खाजा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा कि सिलाव खाजा बिहार का एक पारंपरिक व्यंजन है जिसे दिसंबर 2018 में भौगोलिक संकेत GDI टैग मिला है। सिलाव खाजा बिहार के सिलाव की लोकप्रिय एक मिठाई है और यह सिलाव बिहार के नालंदा जिले के एक शहर है जो खाजा यहाँ पर प्रसिद्ध है। अगला है कि भागलपुर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है ये कॉटन और सिल्क उद्योग के लिए बहुत फेमस है, जो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिली थी। तो यहाँ पे हो जाएगा सेठ हुकुमचंद जी। मिल की स्थापना किसने की थी, तो सेठ हुकुमचंद जी ने किया था। एक प्रश्न है, सेठ हुकुमचंद एक मारवाड़ी व्यवसायी थे जिन्होंने 1917 में कलकत्ता पहली भारतीय जूट मिल स्थापित किया गया था। अरे, तो इस तरीके से सेठ हुकुमचंद मारवाड़ी व्यवसायी थे जिन्होंने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे किसी और क्लास में। दोस्तों अगर अभी तक अपनी आई एग्जाम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।